हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है न्यायपालिका। तो देखिए, न्यायपालिका के बारे में आप सबने सुना ही होगा, थोड़ा बहुत जानकारी रखते ही होंगे कोर्ट के बारे में। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जो है कानून है वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी कानून का उल्लंघन होता है तो उसकी जो है एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस निश्चित प्रक्रिया के तहत लोगों को सजा प्राप्त होती है। तो कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे कि अब न्यायपालिका की भूमिका क्या है। ठीक है, तो न्यायपालिका करती क्या है, इसके बारे में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अदालतें जो हैं बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं और वे जो है किसी भी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। तो न्यायपालिका के काम को मोटे तौर पर जो है वो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है विवादों का निपटारा। तो देखिए, विवाद जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों या फिर नागरिक व सरकार या फिर दो राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि जो है वो मुहैया कराती है। कौन? न्यायपालिका। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। ये क्या होता है? देखिए, संविधान की जो है व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। मतलब कि क्या? कि जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है उसकी समीक्षा कौन करता है? न्यायालय करता है। अगला है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट हम जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिए, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी कौन करता है? न्यायालय करता है। तो देखिए, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए देखते हैं कि कक्षा 7 की किताब में आपने जो है हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और जब कई अस्पताल ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार जो है वो दिया गया है और इसमें जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप क्या हुआ कि न्यायालय ने वेस्ट बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों का इलाज पर जो है वो विशेष ध्यान दे। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी और उसी दिन हमारे देश में जो है गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसके पूर्ववर्ती जो है इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 1937 से 1949 तक इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम था इसका और 1950 से इसका नाम जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लग गया। तो यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था और इसे 1958 में इस इमारत में जो है वो स्थानांतरित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि जो है विवाद की किस्म और उदाहरण। देखिए, केंद्र राज्य के बीच विवाद का एक उदाहरण ये हो सकता है, सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य मतलब गुजरात सरकार के बीच जो विवाद हुआ। अब दो राज्यों के बीच क्या विवाद हो सकता है? जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर विवाद। अब दो नागरिकों के बीच क्या विवाद हो सकता है? तो देखिए, पड़ोसी भूमि पर जो है जबरदस्ती कब्जा करने पर उत्पन्न हुआ विवाद। और ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं
तो देखिए अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार किया गया। तो ये किसका उल्लंघन हुआ? आर्टिकल 21 का, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि सभी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। कार्य तो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती क्या है। तो आप कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है और आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या फिर उसका तबादला कर सकते हैं। तो जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश जो है वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। तो हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को जो है वो स्वीकार नहीं करता और इसीलिए जो है हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह किससे? राजनीति से स्वतंत्र रखा गया है। ध्यान रखेंगे कि ताकि जो है राजनीति के लोग अपना जो है अपना न्याय का जो पक्ष है वो अपनी तरफ ना आकर्षित कर सके, इसलिए जो है न्यायपालिका को जो है पूरी तरह राजनीति से स्वतंत्र रखा गया है। और इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। मतलब क्या? कि शक्तियों का बंटवारा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा किया है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं जो है न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अभी आपने देखा ही होगा कि बाबरी मस्जिद का जो है वो फैसला आया हुआ है। 5 लोगों की जो है 5 लोगों की पीठ ने जो है फैसला सुनाया है। इसका मतलब ये है कि सरकार की उसमें दखलंदाजी नहीं है, पूरी चीज़ों पे एनालिसिस करके जो है वो फैसला दिया गया है। तो अदालतें जो है वो सरकार के अधीन नहीं है और ना ही वे सरकार की ओर से जो है वो काम करती हैं। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि जो है सरकार जो है न्याय पे जो है वो शिकंजा ना कसे और न्यायपालिका को जो है वो अलग रखे इस चीज़ से। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो और इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना जो है बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है ऐसे नहीं हटाया सकता, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगता है। मतलब कि क्या? उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जाता है। तो इसी प्रकार न्यायाधीश को भी हटाना मुश्किल नहीं है, उनके ऊपर महाभियोग लगाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तब जो है न्यायाधीश जो है हटते हैं। ऐसे ही न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता जो है अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को जो है वो रोक सकती हैं। तो न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो जो है अदालत जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किया गया है कि 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो देखिए पहली वजह ये है कि देखिए क्या होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकता है। और दूसरा अनिवार्य कारण ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बात करेंगे हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो देखिए हमारे देश में जो है 3 अलग अलग स्तर पर अदालत हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर जो है एक अदालत है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है और ये अदालतें आमतौर पर जिलों या तहसील स्तर पर या फिर किसी शहर में होती हैं और ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है।
तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है जो कि राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, और उच्च न्यायालयों से जो है ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और देश के मुख्य न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। वह एक अभिलेख का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सी पोजीशन पे होगा, उच्च न्यायालय कौन सी पोजीशन पे होगा, और निचली अदालत कहाँ होगी। तो देखिए निचली अदालत क्यों है, क्योंकि ये हर राज्य के जो है हर जिले में उपस्थित है, तो ये क्या हो गई, निचली अदालत हो गई। ठीक है, इसके ऊपर होगा उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि देखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ध्यान रखेंगे 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई, और ये तीनों जो है वो प्रेसिडेंसी शहर थे। तो दिल्ली जो है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ, और आज देश भर में जो है वो 25 उच्च न्यायालय हैं, और बहुत सारे राज्यों के जो है अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा जो है एक साझा उच्च न्यायालय इनका कहाँ है, चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ देख लीजिए कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है, और 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश यानी कि अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय जो है वो खोले गए हैं। तो बात करेंगे अब ये कि क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें जो है एक दूसरे से जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी हैं। देखिए कैसे होता है कि भारत में जो है हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपरी अदालतों के फैसले हैं वो नीचे की सारी अदालतों को मानना ही होता है, वो एक अभिलेख का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि सबूत का काम करती हैं, और इस एकीकरण को समझने के लिए जो है अपील की व्यवस्था को देखा जाता है, और जो है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वो जो है उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो देखिए अपील की व्यवस्था को जो है समझने के लिए आइए हम एक मुकदमे के माध्यम से समझते हैं, जो कि दिल्ली प्रशासन राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक जो है वो लड़ गया। मामला देखते हैं क्या है। देखिए 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी। तो सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, और जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। तो पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी, और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई, और सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। तो मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में जो है आग लग गई। और इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में 3 जो है आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों ने तर्क सुनने के बाद जो है उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी, और अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी किया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध भी याद होगा, जो कि आपने पढ़ा होगा कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन जो है वो दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है।
तो उच्च न्यायालय जो है के उपरोक्त फैसलों ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की और यह अपील जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से बिल्कुल अलग था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि अधीनस्थ अदालतों को जो है कई अलग अलग नामों से भी संशोधित किया, वो जो है संबोधित किया जाता है। जैसे ट्रायल कोर्ट हुआ, जिला न्यायालय हुआ, या फिर सत्र न्यायाधीश, या फिर जो है इसके अतिरिक्त जो है सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। अब बात करेंगे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। देखिए, दहेज हत्या का यह मामला जो है वो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। और फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। अब हम बात करेंगे कि फौजदारी और दीवानी कानून होते क्या हैं, इनके बीच अंतर क्या है। अब हम पहले अंतर को समझते हैं कि देखिए, फौजदारी कानून हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे व्यवहार और क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए चोरी हो गया, दहेज के लिए औरत को तंग करना, या फिर हत्या। और दीवानी कानून जो है किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना करने से है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री हो गई, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक इत्यादि से संबंधित है। दूसरा है, इसमें जो है सबसे पहले आम तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज कराई जाती है और इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी कानून में क्या होता है कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगला अंतर ये हो गया कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या फिर और जो है उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानी में क्या होगा कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार जो है मकान को खाली करें और बकाया किराया चुकाएं। अब हम ये देखेंगे कि फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझ चुके हैं तो इसके आधार पर तालिका को भरें। तो देखिए, उल्लंघन का विवरण किया गया है कि कुछ लड़के जो है स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं। तो ये कौन सी कानून की शाखा होगी? ये होगी फौजदारी। ठीक है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले जो है एफआईआर दायर की जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है पुलिस जांच करेगी और अदालत में जो है वो केस फाइल करेगी। नेक्स्ट है कि एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो ये कौन सी जो है कानून की शाखा है? ये है दीवानी कानून। ठीक है। इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो देखिए, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी और अदालत जो है वो राहत की व्यवस्था करती है। अब हम अगले पैरा में बात करेंगे कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। सिद्धांता जो है भारत में सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है और अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन वास्तव में जो है गरीबों के लिए अदालत जाना काफ़ी मुश्किल भरा साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसमें बहुत समय लगता है। बहुत मतलब मैं आपको एक बात बता दूं
चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी रोज़गार से रिलेटेड हो, या फिर कोई गरीब आदमी अगर अपने मामले को लेकर जा रहा हो, या फिर ज़मीनी विवाद को लेकर हो, तो पैसे पैसे तो लगते ही हैं, कागज़ी कार्यवाही तो होती ही है, लेकिन इतना समय चले जाता है कि मतलब न्याय की आस में कई लोग तो मतलब कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। गरीब आदमी जो है वो पढ़ना लिखना तो जानता नहीं, और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है। तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद में जो है उसके लिए बहुत मुश्किल भरा काम है कि वो कार्य अपना देखें, अपना जो है खर्चा चलाए, या फिर जो है अदालत में जाके केस लड़े। तो इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL, ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। और इस तरह जो है सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। और न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है, और अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका में शामिल किया गया है। तो शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर जो है लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या जो है आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन यानी कि जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं दिया जाता था, और उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा, तो देखिए इधर जो है ये मिड डे मील व्यवस्था है बच्चों को जिसमें खाना दिया जाता है, स्कूल जाते हैं वे। तो देखिए चित्र 1 में जो है आप देख पा रहे होंगे 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने जो है भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। आप देख पा रहे होंगे, फिगर आउट कर दूं मैं आपको, देखिए ये देखिए सूखी पड़ी जमीन, ठीक है। तो ऐसे सूखा पड़ेगा तो किसानों का कैसे काम चलेगा, है ना। चित्र 2 में है सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और बहुत सारा गेहूं जो है वो चूहे की भेंट चढ़ गया। देखिए बहुत सारे, दूसरे नंबर का फिगर आप देख पा रहे होंगे। तीसरे नंबर का फिगर हमें ये बताता है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में जो है वो भोजन का अधिकार भी शामिल है, और राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे हुए हैं लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। और चौथा नंबर आपने देख ही लिया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगारों के अवसर पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया है। तो देखिए आम आदमी के लिए जो है अदालत पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। तो अदालतें जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने उदाहरण में भी देखा कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 में व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसीलिए अदालत ने राज्य को ये आदेश दिया कि दोपहर के भोजन की योजना, जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स जुड़ ही जाती हैं, लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें जो है लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, देखिए कि गरीबों के आवास के अधिकार जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है।
तो जो है हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। जबकि जो है पहले वाले फैसलों में जो है नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला, जो कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम है, तो झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो न्याय तक जो है आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं, और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। इस पैरा को भी हम देख लेते हैं कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे दिए गए जो है नीचे फैसले के अंश कुछ दिए गए हैं। इसे पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। देखिए आर्टिकल 21 जो है दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने या फिर उसे लागू करने के अलावा किसी नए तरीके का जो है नए तरीके किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार जो है यह एक आयाम है, और जो है इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना तो जीवित रह नहीं सकता है। तो किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्तियों में जो है उजाड़ देने पर उससे आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं, और यह जो है एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रस्तुत मामले में जो है आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता जो है वो झुग्गी पटरियों पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह तो होती नहीं है। वे अपने काम करने की जगह के आसपास ही किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं, और इसीलिए उन्हें जो है पटरी या झुग्गियों से हटा दिए जाए तो उनके रोजगार ही खत्म हो जाएंगे और यह जीवन का अधिकार का हनन होगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि इसके बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में जो है न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायकों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और यह हमारे लोकतंत्र का जो है एक बुनियादी पहलू है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे, और मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ जिसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जिसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी जिसे पीएसी कहा जाता है के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमा चलाए गए थे, और इन मुकदमों में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। अब देखिए इस पाठ का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आप पढ़ चुके हैं कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। तो आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए बिल्कुल स्वतंत्र होना जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अदालतों को भारी ताकत देगी, और इसके आधार पे जो है वह विधायिका के कार्यपालिका द्वारा जो है शक्तियों का दुरुपयोग से जो है वो रोक सकती है। दूसरी बात क्या होगी? देखिए न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तभी तो न्यायपालिका जो है वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभा पाएगी। तीसरी बात ये हो गई कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तभी तो वो अदालत जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची हमने देखी थी कि 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है क्या, आप ये जान लीजिए सबसे पहले। तो देखिए यदि किसी नागरिक को लगता है
कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए जो है वो इस अधिकार का सहारा ले सकता है। अब बात करेंगे न्यायिक समीक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि न्यायिक समीक्षा क्या है। तो देखिए, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वो जो है वो कानून रद्द कर सकती है। इसे क्या कहेंगे? न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार और न्यायिक समीक्षा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत ही जो है वो न्यायालय जो है कानून को रद्द कर सकती है। अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे जो है विभिन्न स्तर के न्यायालय दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था? अपने जवाब को जो है कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर देखें। तो देखिए, निचली अदालत ने क्या फैसला दिया था, आप देख लीजिए। लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी करार दिया गया था और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय जब मामला गया तो क्या फैसला हुआ? सुधा की मौत को एक दुर्घटना माना गया। क्यों? क्योंकि तीनों के विरुद्ध जो है पर्याप्त सबूत नहीं मिले और तीनों को बरी किया गया। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट में जो है उन दो लोगों को यानी कि लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, सबसे पहला वक्तव्य है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। तो बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट बात है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। भैया, सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे ऊपरी अदालत है। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद इंसान कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जो है वो संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है। तो ये भी गलत है। निचली अदालत में क्यों जाएगा भाई? जब भारत देश के सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है तो वो फिर कहीं नहीं जा सकता, उसे सज़ा होनी तय है। अगला क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम थी? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो है इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि न्यायालय ने जो है किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को जो कि ऐसे लोगों पर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बात ये हो गई कि यह याचिका जो है उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी दायर की जा सकती है। ठीक है। चौथी बात ये हो गई कि अब जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या फिर तार, जिसे हम टेलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, को भी जनहित याचिका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जो है जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो इससे जजों का क्या मतलब है? देखिए, इससे चार मतलब निकलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ चारों। पहला मतलब ये है कि देखिए, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे कि मृत्युदंड देने, उसे लागू करने के अलावा और कई तरीके हैं जिससे जान नहीं ली जा सकती। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि देखिए, जीवन का अधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति जो है आजीविका के बिना तो जीवित रह नहीं सकता है, जब वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तीसरी बात हो गई कि इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते हैं और वहाँ से हटाने पे उनकी आजीविका तो नष्ट हो ही जाएगी ना, और आजीविका नष्ट हो जाएगी तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। चौथी बात ये हो गई, देखिए, अगर उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से हटाया जाता है तो उनके रोजगार भी खत्म हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जो है वो जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको जो हम हाशिमपुरा हत्याकांड से के मामले से जोड़कर देखेंगे। जैसे कि देखिए, हाशिमपुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो जो है पीएसी की हिरासत 22 मई 1987 को
43 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में इतना विलंब हुआ जिसके कारण 2002, मान लीजिए 13, 14, 15, मतलब 15 साल जो है सर्वोच्च न्यायालय, 15 साल हो गए। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करा और ये मुकदमा तो अभी भी चल रहा था, है ना। 2018 में इसका फैसला आया है। तो मतलब क्या हुआ कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल ही तो हुआ भैया। अब ये है कि शब्द संकलन के बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं। देखिए अभी हम इसमें देखेंगे बरी करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब अदालत जो है किसी व्यक्ति को उसके आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे जो है बरी करना कहा जाता है। अगला है अपील करना। तो देखिए निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे जो है वो अपील करना कहते हैं। मुआवजा क्या होता है? किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली क्या होती है? तो अभी लोग जिस जमीन या मकान में रह रहे हैं यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो उसे जो है बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन क्या होता है? किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों का हनन, ठीक है, की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर करेंगे तो यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी कि आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।